और जनाब टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं हमारी आदत के हवाले से। तो हर इंसान की आदत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और आदत हमारी ज़िंदगी पर गहरे असरात भी मुरतब करती हैं और हमारी शख्सियत पर उसकी एक छाप भी हमें नज़र आती है। और एक हालिया तहकीक के मुताबिक ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें 95% का इन्हिसार हमारी आदतों पर ही होता है। एक और रिसर्च जो बताती है हमें कि हमारा 90% नॉर्मल रवैया आदत पर ही मुश्तमिल होता है। लेकिन हम अपने आसपास ये देखते हैं कि कुछ लोग अपनी आदतों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और जैसे कि आजकल के नौजवान लड़के गाड़ियों के इस कदर शौकीन होते हैं कि जुनून की हद तक ये उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई उनकी गाड़ी को हाथ भी लगाए तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो आसमान पर उनका गुस्सा चढ़ जाता है। और अब कुछ लोगों के लिए ये रवैया काबिल कबूल है, लेकिन असल में ये जो ऑब्सेशन है ये उसकी शक्ल इख्तियार करता जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ ऑब्सेशन का भी शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे अलावा और कोई भी बेस्ट नहीं है और मैं ही ठीक हूँ और मेरे से बढ़कर और कोई भी नहीं है। तो इसमें कमाल परस्ती, रिश्तों का ऑब्सेशन, सफाई का जुनून वगैरह भी, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं। दर हकीकत ऑब्सेशन आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी या फिर काम या ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी करती है। तो ये आपको दूसरे चैलेंजेस का सामना करने का बाइस भी बन सकती है, जैसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन या दीगर कश्मकश का हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर भी कहलाता है या नहीं कहलाता, इसकी वजूहात क्या हो सकती है, ये जो लोग इसका शिकार हैं ऑब्सेशन का, वो इस चीज़ में से किस तरह निकल सकते हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सोफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोफिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोफिया, ये ऑब्सेशन, कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि ऑब्सेशन होती क्या है, बाकी इसकी चीज़ें बताइए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ऑब्सेशन के अंदर। अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है ऑब्सेशन है क्या? हाँ। ऑब्सेशन एक ख्याल है जो हमारे जहन में आकर बैठ जाता है। अच्छा। कि वो किसी चीज़ के मुतालिक हो सकता है, वो अपनी ज़ात के मुतालिक भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, कोई ख़ास रूटीन भी हो सकती है, जैसे तरतीब की रूटीन होती है, ठीक है, इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। इट्स फाइन अगर ऑब्सेशन है, लेकिन ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में कब तब्दील होता है, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। इसको कब कन्वर्ट होता है, जब हम उसके गिर्द घूमते रहते हैं, ख्यालात हमारे जहन में आते रहते हैं, हम उसको सोचते रहते हैं और फिर हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। अच्छा। जब हम प्रैक्टिकली करना शुरू हो जाते हैं तो कंपल्शन हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे जहन में ये है कि ये कब तो मेरा है, इसको कोई टच नहीं करेगा, ये ख्याल आ रहा है, इट्स फाइन, ओके, ठीक है। लेकिन जब उसको मैं कोई टच करे तो मैं शाउट करना शुरू कर दूँ, ये कंपल्शन है। ओके। और ये डिसऑर्डर कब कन्वर्ट होता है, जब हम हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं, अमल करते हैं और उसके बाद एक फर्स्ट क्रिएट कर देते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को डैमेज करता है बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी डैमेज करता है। अपनी ज़ात का ऑब्सेशन बहुत सारे लोगों को होता है, आई एम द बेस्ट, आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, अपनी तब्दीली नहीं करना चाहते हैं। कौन लोग ज़्यादा ऑब्सेशन का शिकार होते हैं अपनी ज़ात के बारे में, जो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। एक बात समझने की ज़रूरत है, परफेक्शन कहीं नहीं है। मेरे पास जब भी क्लाइंट आता है तो मैं उससे पूछती हूँ, एक तो आपकी रूटीन क्या है, दूसरा मैं पूछती हूँ कि जी आपको परफेक्शन का शौक तो नहीं है। जहाँ लोग समझते हैं, बहुत लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं, कीन ऑब्जर्वर होते हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों में भी परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, तरतीब बहुत ख्याल रखते हैं कि जी तरतीब चेंज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इट्स फाइन, हम सब कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं, हमारा घर सेट रहे, हमारी चीज़ें मैनेज रहे, इट्स फाइन। लेकिन कंपल्शन और डिसऑर्डर में कब जब कन्वर्ट होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट करते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम एंग्जाइटी आ जाती है, मतलब ये कप सिर्फ यहाँ से यहाँ रख दिया और आपने हम परेशान होना शुरू क्रिएट कर दिया। हाँ, हम परेशान हो जाते हैं, हम शाउटिंग शुरू कर देते हैं और फिर अपनी रूटीन को टफ कर लेते हैं। ओके। सफाई का खौफ इसमें आता है, सफाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, नहाना बहुत ज़्यादा, हाथ बहुत बार धोने, ओसीडी भी इसी में आ जाती है। ओके, ठीक है। लॉक बार चेक करना, चूल्हे के नॉब्स चेक करना, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर देना कि जी आप इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, सही, ठीक है। अक्सर बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे मैस भी क्रिएट करते हैं, बच्चों की खूबसूरती है ये, ठीक है। माँ एकदम से जो ऑब्सेशन का शिकार होती है, जो ओसीडी का शिकार होती है, वो क्या करती है, वो शाउटिंग शुरू कर देती है, बच्चों पे सख्ती करती है, बच्चों को मार पीट भी करती हैं और फिर उस रूटीन को सेट करने के लिए अपना बहुत सारा टाइम लगा देती है। अच्छा, वो उससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल साफ़ है या सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये इसको इधर होना चाहिए था, अब मैं उसके लिए मेरे जहन में चल रहा है ये इधर होना चाहिए था, मैं कोई भी काम करूँगी मेरा जहन इधर ही रहेगा,
ठीक है, और वो अनकॉन्शियसली मेरे अंदर स्ट्रेस बिल्ड करता जाएगा, और वो स्ट्रेस जब बिल्ड करता जाएगा वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट होगा और फिर हाइपर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ना सिर्फ इंसान दूसरे तंग होते हैं बल्कि इंसान खुद भी बहुत तंग होता है। हम कोई भी डिसऑर्डर कब कंसीडर करते हैं? डिसऑर्डर हम तब कंसीडर करते हैं जब हमारी वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हिट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाए, हम बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो जाए, हम कहीं जाने से अवॉइड करना शुरू करें, वहाँ सफाई नहीं होगी, अच्छा हम बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, घंटे घंटे लोग नहाते हैं, कई दफ़ा हाथ धोते हैं, तो ये ऑब्सेशंस है। हर 5-5 मिनट बाद जाके, ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनको OCD है कि हर 5 मिनट बाद जाके वो हाथ धोएंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें करने की ज़रूरत होती है, उसमें 2 ज़रूरत है। एक तो पहले आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, ओके, वो आपको थेरेपीज करवाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने इस ऑब्सेशन से बाहर आ सकते हैं। मतलब इसको हम लोगों ने डिसऑर्डर कंसिडर कर लेना है कि ये एक डिसऑर्डर है। हमें कोई भी डिसऑर्डर कब कन्वर्ट होता है? जब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल डैमेज होती है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब मेरा क्लिनिक है, मैंने ट्रेनिंग्स पे जाना है, मुझे पता है घर मैंने एक तरतीब से करना है, इट्स फाइन कि घर सेट हो गया है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं बार बार इस वक्त कंसर्न हूँ, मैं अपनी मेड को भी कह रही हूँ, अपने बच्चों को भी कह रही हूँ, मैं घर से बार बार कॉल कर रही हूँ, घर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये ऑब्सेशन है। इससे क्या हो रहा है? घर वालों को फर्क नहीं पड़ा, घर स्टिल देयर, सफाई हो रही, मैं खुद तंग हो रही हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा? अगर ये नॉर्मल है तो इट्स फाइन, हम कंसर्न होते हैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ के क्या हो रहा है, लेकिन जब हम बार बार करते हैं तो क्या होता है? हमारे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, हमारे इनके जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा डॉक्टर सफ़ी, ये जो आदत होती है, ऑब्सेशन किसी भी चीज़ की, ये क्या बचपन से ही हमारे अंदर प्रिवेल कर रही होती है या जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? बचपन, कुछ लोगों को बचपन में से ही होती है, थोड़ी होती है, हम उस टाइम इसको एड्रेस नहीं करते। ओके, ठीक है, बच्चे नहाने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको एड्रेस नहीं करते। वो क्या होता है? वो बढ़ती जाती है, फिर वो हाथ धोने तक आती है, फिर वो तरतीब के हवा, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कोई हाथ धोने पे आता है, फिर वो तरतीब पे फोकस करना शुरू करता है, फिर वो अपने चीज़ों के बारे में पॉजेसिव होता है, मैंने चीज़ें नहीं देनी किसी को और मेरी ही रहेंगी, अपनी ड्रेस को दुपट्टा किसी ने हाथ लगा लिया उस पर शाउट करना, किसी ने कोई पर्सनल चीज़ कोई भी ले ली तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देना। तो ये ऑब्सेशन है और एक कंपल्शन भी और डिसऑर्डर भी है। ओके, इसका 2 तरीके से एड्रेस हम करते हैं। सबसे पहले तो हमने चेक करना है फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा, बचपन में जब बच्चों को ट्रेनिंग करते बहुत डिसिप्लिन तो नहीं कर दिया हमने। ओके, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं बच्चों पे की, ठीक है। होता है ये कि पेरेंट्स में किसी ना किसी को थोड़ा बहुत ऑब्सेशन होता है, वो कन्वर्ट कर जाता है जेनेटिकली भी। अच्छा, जेनेटिकली भी आता है ये, ठीक है। नंबर 2 पे हम उसकी काउंसलिंग्स करते हैं, उनको थेरेपीज देते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए उनके ऑब्सेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वो एडवर्स हो जाता है, ठीक है, अक्सर हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं वो एडवर्स कंडीशन में आते हैं, क्योंकि हमारे इतनी जल्दी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक्सेप्टेंस नहीं है। जब एक्सेप्टेंस आती है तो उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो मेडिसिन पे नहीं आते, लेकिन उनको फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, फिर हम साइकेट्रिस्ट से रब्ता करते हैं। लेकिन वो भी बहुत कम रेशो है जो डॉक्टर के पास जाती होगी इस चीज़ को लेकर के, हमसे अब ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ट्रेंड सेट हो गया है, लोग समझते हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, लोग समझते हैं कि कुछ डिसऑर्डर है, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो लोग आते हैं अब। सही। तो टेंडेंसी आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और साइकेट्रिस्ट को रब्ता किया जाता है, क्योंकि एडवर्स अगर आप कंडीशन देखें ना इसकी, तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एंड दैट इज़ द अलार्मिंग। मतलब ये इतनी वर्स्ट कंडीशन में चली जाता है अगर आप शुरू में एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये सुसाइडल थॉट्स तक चली जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्यालात, अब एक और जो समझने की जरूरत है, ख्यालात ब्लेसिंग थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस डिसऑर्डर में, ठीक है। हम इस पे बात कम करते हैं, लेकिन हमें एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। ब्लेसिंग थॉट्स भी आते हैं, अपने बारे में भी ख्याल आते हैं, अपने आप को कोई समझ कंसिडर करते हैं बहुत ही पाक पकीज़ा किस्म का इंसान है, ठीक है, ये चीज़ें भी आती हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो क्या कहेंगे, मतलब जो लोग इस चीज़ का ऑब्सेशन का शिकार हैं या इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं कि इस चीज़ से वो ओवरकम कर सके इस चीज़ को? सबसे पहले तो डिस्कस करें फैमिली के साथ। ओके। अगर आप कोई भी आम जो इंसान जो लोग देख रहे हैं, हाँ, अगर आपको एक ख्याल बहुत बार बार हिट करता है जहन में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गंदा हूँ, मुझे नहाना चाहिए, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे हाथ धोने चाहिए, ये तरतीब ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन मैं बार बार नहीं, ये गलत है, सफाई नहीं है सही, सफाई कर चुकी है, मेड सब कुछ साफ़ हो चुका है, फिर भी बार बार देखना कि क्या गलत हो रहा है, तरतीब को टेढ़ी तो नहीं है, ये चीज़ें साइन है कि
कि हम किसी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्सेशन इट्स फाइन, लोग मैनेज कर लेते, ठीक है, लेकिन जब उसको ठीक करना शुरू कर दें, नहाना शुरू कर दे, हाथ धोने शुरू कर दे, तीर सही करने शुरू कर दे, सफाई करके हो गई है दोबारा खुद सफाई शुरू कर दे, हाँ। कपड़े धुल गए दोबारा कपड़े धोने शुरू कर दे, बर्तन जिनमें खा रहे होते हैं साफ भी होते हैं फिर भी उनको बार बार करना शुरू कर दे, फिर बार बार धोना शुरू कर दे, फिर डिसऑर्डर कन्वर्ट हो चुका है। इसको नीड टाइम कि आप इसको मैनेज करें, इसको हैंडल करें। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, फर्स्ट थेरेपी से ये हैंडल हो जाता है अगर आप इनिशियल जाएं, लेकिन जब एडवर्स हो जाता है तो फिर मेडिसिन ऐड करनी पड़ती हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली थेरेपी ओसीडी को हम खाली थेरेपी से ही कर लें या सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही कर लें। साइकेट्रिस्ट काम करते हैं सिम्टम्स पे, हम काम करते हैं रूट्स पे। तो दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कोई वाक़या भी हो सकता है, बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो कि आपके लिए ट्रॉमा हो, इससे भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्ती से भी क्रिएट होता है। मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं, कुछ जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिक्स में आता है। अगर आपकी जेनेटिक्स में कोई ना कोई ओसीडी का शिकार है तो आपकी अंदर इनहेरिट हो जाता है। अच्छा, ग्रो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये ग्रो कर जाए, लेकिन ग्रो कब करता है, जिस तरह ऐसा ही है, एक बीज हम ज़मीन पे लगाते हैं और वो उसको हम पानी अगर खाद दें तो वो ग्रो कर जाता है, और पानी खाद ना दें तो ग्रो नहीं करता। ठीक है, इसी तरह जेनेटिकली हम डिसऑर्डर्स लेकर आते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लेकिन अगर माहौल भी वैसा ना हो तो नहीं होते, लेकिन अगर माहौल वैसा ही हो जाए तो वो ग्रो कर जाए, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें जो चीज़ों की वजह से हम ऑब्सेस्ड होते हैं, उन चीज़ों से बहुत से लोग हैं जो अपने सेल्फ ऑब्सेशन का भी शिकार होते हैं कि अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही नहीं है कि और कोई भी नहीं है, बेस्ट हम ही बेस्ट हैं। तो इस तरह के ऑब्सेशन को आप किस तरह एड्रेस करेंगी और इसका क्या इलाज है? अच्छा, ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, नर्जिसिस्ट पसंद हमसे कहते हैं कि अपनी ज़ात के बारे में बहुत परफेक्ट होना। एग्जैक्टली, उसको हम ऑब्सेशन नहीं कहते। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जी वो नरगिस पसंदी का शिकार है अपने बारे में, कि जी आई एम द परफेक्ट। अपनी ज़ात से मोहब्बत करना, उनकी ईगो बहुत हाई होती है, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कहते कहीं जाना है तो उन्हें बताना है कि जी हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ के ब्रांड, हमने कहाँ के ब्रांड पहने हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिसऑर्डर, लेकिन ऑब्सेशन में नहीं हम इसको कंसीडर करते। ये ऑब्सेशन से एक अलग चीज़ है, ये अलग डिसऑर्डर है। ओके। अच्छा, ये कब हिट करता है, ये कब पेनफुल होता है, जब हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि वी आर परफेक्ट, यू कांट चेंज मी, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। इट मीन्स उनको अपनी ज़ात से इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी ज़ात के आगे किसी को देख नहीं रहे। ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। और मैंने हमारे माहौल माशरे में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इसकी एक जो मेन वजह, इसके साथ मुझे 10 साल हो गए काउंसलिंग करते हुए, जो एक मेन वजह जो सामने आती है, उसमें कहीं ना कहीं एक आपका बैकग्राउंड जो होता है या आपकी असासे कमतरी होता है, कोई ऐसा जो बचपन में किसी भी वजह से हो सकता है। अच्छा, सासे कमतरी को डील करने के दो तरीके, एक तो ये कि आई कैन रियलाइज़ कि जी मेरे अंदर ये कमी है, आई हैव टू ओवरकम इट, और मैं इस पर काम करती हूँ, मैं सासे कमतरी से बाहर आ जाती हूँ। मैं नरगिस पसंदी का शिकार नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि वो अपने आप को ये जाहिर कर, अपने ऊपर काम नहीं करते और अपने आप को जाहिर करते, आई एम द सुपीरियर। हाँ, मतलब जो एक हर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बंदा जो होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो सासे कमतरी होती है। एक जो सेल्फ सेंटर्ड लोग, मतलब ये एक टर्म यूज की जाती है, इसी में आते हैं, फिर वो इसी में आते हैं सेल्फ सेंटर्ड लोग। अपनी ज़ात से मोहब्बत करना, उसमें ये आप कहीं ना कहीं खुदगर्जी भी शामिल हो जाती है। अच्छा, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ हम अपने आप को इतना प्रोमिनेंट करें, हमारी वजह से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। वो हमारे करीबी सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, और जो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल, हर जगह एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हम जब भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में, हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं फील्ड में। ठीक है, हाँ। हम जब ये समझे कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मेरा काम परफेक्ट है, मुझे कोई बता नहीं सकता कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो ये चीज़ जो है ख़तरनाक है, क्योंकि ये हर्ट करती है इंसानों को भी, इंसान, और वो रियलाइज़ नहीं करता। सबसे अनफॉर्चुनेटली कि वो रियलाइज़ नहीं करता कि मैं कहाँ गलत हूँ। क्या डॉक्टर सुफिया, ये टेंडेंसी उन बच्चों में भी क्या ज़्यादा पाई जा सकती है जो ओनली चाइल्ड होते हैं, उनमें ये ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, या ऐसा नहीं है? नहीं, उसमें होता ही है कि जो ओनली चाइल्ड होता है उसके पास कोई कंपटीशन में घर में बच्चे नहीं होते, तो उसको सेल्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलती है, उसको मैनेज अगर पेरेंटिंग अच्छी तरीके से करे तो ओनली चाइल्ड भी द बेस्ट चाइल्ड भी बन जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली।
गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, बच्चों की रहनुमाई करने की ज़रूरत है। और सबसे पेरेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ बच्चों को सिखाना है, यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आपने कहना है कि सच बोलो तो आप खुद सच बोलना। अगर आप चाहते हैं आगे बच्चे किसी के बारे में बैक बाइटिंग ना करें तो बच्चों के सामने बैक बाइटिंग ना करें। तो बच्चा सीखता है जो आप करते हैं, उससे नहीं सीखता जो आप नसीहत करते हैं। कि प्रैक्टिस नहीं हो तो वो देखता क्या है, सुनता क्या है कि क्या हो रहा है। अपने इर्द गिर्द माहौल से ये अडॉप्ट कर रहा होता है ना सब कुछ कर रहा चीज़ें। होता है। हाँ, अपने घर से ही, अपने माँ बाप से वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है कि अच्छा मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मॉडल होते हैं अपने बच्चों का। तो उसके बना पर आप लोगों ने अपनी चीज़ें लेकर चलनी होती है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और ये जो ऑब्सेशन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, ये एक आदत होना या अपने बारे में केयर करना, ये चीज़ों के बारे में केयर करना कि हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में केयर कर लेना ऑब्सेशन से भी एक कह ले कि बीमारी, डिसऑर्डर बन जाता है। तो उससे बचना चाहिए हमें। डॉक्टर सोफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सोफिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और सेल्फ ऑब्सेशन डिसऑर्डर होता क्या है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हमने बात करनी है जोड़ों के हवाले से, क्योंकि कुरान करीम के एक आयत का मफहूम भी है कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा करके तख्लीकी अमल का तसलसल कायम रखा है और आखिरत भी तसलसल तख्लीक से इबारत है। और शादी एक ऐसा खूबसूरत सा रिश्ता है जिसमें तो हर पल एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। और आज के दौर की अगर बात कर ली जाए तो हमारी ख्वाहिशात की फ़हरिस्त काफ़ी लंबी होती जा रही है। लड़की वालों की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि लड़के की फैमिली छोटी होनी चाहिए, उसका अलग से घर होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, या फिर जनाब कारोबार बहुत अच्छा होना चाहिए। और इन सब के मामले के बाद इस बात पर आकर ये मामला रुक जाता है कि जनाब लड़का कैसा होना चाहिए, खूबसूरत भी होना चाहिए, 6 डिजिट उसकी जो है ना सैलरी होनी चाहिए। अगर खूबसूरती के म्यार पर पूरा नहीं भी उतरता तो लड़की वालों की तरफ से इनकार कर दिया जाता है और साफ इनकार कर दिया जाता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए लड़कों वालों की, तो उनकी तरफ से भी डिमांड लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सबसे पहले तो जनाब हमें बहू चाहिए खूबसूरत सी, दूसरी हमें बहू चाहिए जनाब डॉक्टर होनी चाहिए, नैन नक्श भी अच्छे होने चाहिए, बोलती अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जहेज़ में क्या दिया जाएगा ये भी हमें बताना चाहिए। इन सारी डिमांड्स में से कोई एक भी पूरी ना हो तो लड़के वाले बड़े सुकून से पहले तो वहाँ से खाना खाते हैं, चाय शाय पीते हैं, उठ के जाते हुए कहते हैं जनाब हम घर जाके मशवरा करके आपको बताएंगे कि आगे क्या होना है। और फिर बाद में कोई अच्छी उन्हें चॉइस मिलती है तो पिछले वालों को एक भोंडा सा बहाना बनाकर इनकार कर दिया जाता है। और यही सब करते रहने से लड़के और लड़कियों की उम्रें ज़्यादा होती जा रही है। और रिश्ते तय करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम आज के दौर में किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी बिना पर आजकल के जो बच्चे हैं उनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, आज उस पर हम बात करेंगे, काउंसलिंग लेने की कोशिश करेंगे। सैयद एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कपल काउंसलर हैं, और उनसे जानते हैं जनाब ये कि इतना ये जो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, फहरिस्तें लंबी होती जा रही हैं, इनकी वजूहात क्या है। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। शाह साहब ये जो कपल कह लें कि शादी से पहले की जो रिवायात होती हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, लड़के वालों की तरफ से भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, एक पूरी लिस्ट तैयार की होती है, लड़की वालों की तरफ से भी होती है। तो ये क्यों ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं और फिर बाद में हम लोग तकाजा करते हैं कि हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे के मुहर्रकात हम नहीं भांप पाते हैं? जी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए जिस तरह हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास तो आ गया है, हाँ जी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं कि उसे इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना है जी। बिल्कुल इसी तरह से जो शादी का इंस्टीट्यूशन है जिसका बुनियादी मकसद 2 ख़ानदानों ने मिलना था और फिर एक नए ख़ानदान में से परवान चढ़ना था, हाँ। वो जो असल बात है वो तो पीछे रह गई और जो बाकी बातें हैं उन्होंने उसकी जगह ले ली है। अब देखिए जिस वक्त हम कहते हैं शादी की लिस्ट, तो वो एक मेन्यू कार्ड वाला हिसाब बना हुआ है कि ये हो ये हो ये हो ये हो। अच्छा वो जैसे भी हो, कभी बैठ के ये बात नहीं करते कि ये गुजारा कैसे करेंगे, इनके ताल्लुकात कैसे होंगे। इस तरह याद होगा मैं पिछले प्रोग्राम में जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो मैंने ये बात की थी कि असल में समधियों को कोचिंग की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, उन्हें अंदाज़ा हो कि शादी को हमने तय किस तर्ज पर करना है। अब जब आप लिस्ट की तरफ जाएंगे एक बच्चे को, 50 वाला बाप
साल बाप अगर एक लड़की को कुछ दे रहा है और वो कहे कि 25 साल वाला लड़का भी उतना ही कुछ उसे दे दे, वो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो उसने जाकर करियर पता नहीं शुरू किया भी है कि नहीं किया। फिर जो हमारे निज़ाम तालीम है वो काबिल लोग उस तरह से पैदा नहीं कर रहा। वो मार्केट में जाते हैं, हम अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जब हमें ट्रेनिंग का मौका मिलता है वो कहते हैं कि हमें काम के लोग ही नहीं मिल रहे। अब ये पढ़ के वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ काम के लोगों को सैलरी चाहिए, चूँकि वालिदैन तो आगे से कहते भी इतने पैसे कमाता है। अच्छा, अपने घर में मैं हैरान होता हूँ इस बात को देखकर कि आपके अपने घर में आप कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में आकर हमारी बहू हमारे पास है। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन आपकी बेटी जहाँ जाए वहाँ कोशिश होती है अलग होना चाहिए घर। तो कहते हैं कोशिश करें माँ बाप ही ना हो, ननंद ना हो, इधर उधर, ऐसा नहीं होता। देखिए खानदान को परवान चढ़ाना है तो खानदान में रह के परवान चढ़ाया जा सकता है। बाकी आप देख लीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग पर बच्चों के पैसे नहीं लगाते। 5 लाख 8 लाख 10 लाख का लहंगा होता है जो थोड़े वक्त के लिए पहन के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले दिन से वालिदैन बैठ के तय करें कि शादी का मकसद गाड़ी नहीं है, शादी का मकसद घर नहीं है। देखें, घर बनाने वाला हो ना तो घर बन जाते होते हैं, और अगर घर बनाने वाला ना हो तो बने हुए घर भी बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और बड़ी तेज़ी के साथ आप देखें खुला बढ़ रही है, तलाक़ें बढ़ रही हैं। वो थोड़ी उम्र में भी शादी कर रहे हैं तो बढ़ रही हैं, ज़्यादा उम्र में भी कर रहे हैं तो बढ़ रही हैं। लेकिन 30 बरस के बाद अगर कोई खातून की अब शादी करते हैं तो बायोलॉजिकल बड़े इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए नॉर्मली तो हम लोगों से कहते हैं कि अब 21, 22, हद 25 तक लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी कर देनी चाहिए। और कभी ये देख के नहीं शादी करनी चाहिए कि वो कमाता कितना है। अच्छा, क्योंकि जब आप कमाई के साथ शादी को जोड़ेंगे तो फिर ये लिस्टें भी तैयार होंगी, ये सारी चीजें तैयार मतलब आप आइडियल जो एज है वो बता रहे हैं कि 25 से पहले लड़के लड़की की शादी कर देनी चाहिए, हो जानी चाहिए। हमारे दीन में भी ये है कि बच्ची और बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। मतलब वो एक ऐसी एज होती है जिसमें आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, आदत आपकी इतनी पुख्ता नहीं होती है तो आप एक दूसरे को, वो टेंडेंसी आपके अंदर होती है, मौजूद होती है। ठीक है बुखारी साहब, यहीं से हम दोबारा आगाज़ करेंगे। शाजिया रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जनाब मैच मेकर हैं वो, और उनसे जानते हैं कि वालिदैन की किस तरह की डिमांड्स उनके पास आती हैं कि हमें इस तरह का लड़का चाहिए, इस तरह की लड़की चाहिए, क्या क्या लोग जो है डिमांड करते हैं। शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आज हम बात कर रहे हैं कि लड़के लड़की की उम्रें बढ़ती जा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि घर वालों की, वालिदैन की जो डिमांड की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो किस तरह की डिमांड्स आपके पास आती हैं मैचिंग के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, बुखारी साहब ने जो बात की मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद कंटिन्यू करूंगी कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे इसमें एडिशन ये लगता है कि ये एकतरफा नहीं है चीज़। ये लड़की वालों की तरफ से भी है, लड़के वालों की तरफ से भी है, लड़की की तरफ से भी उतनी ही पुरजोर और शदीद हिमायत है, और ये आजकल के शादी करने वाले लड़के की भी है। कभी कभी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते हैं कि लड़के का इतनी ज़्यादा अर्निंग्स हों या ये चीज़ें, वो रिश्ता करना चाहते हैं पर लड़की मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड की एक ऐसी ग्रैंड शादी देखी होती है या सोशल मीडिया पे या ड्रामे में कि वो कहती है मुझे तो ऐसे शख्स से शादी करनी है जिसके पास ये सब कुछ हो। तो अभी तो बहुत रिश्ते आएंगे, उसको लगता है जी एक लाइन लगी हुई है। इसी तरह से अगर आप लड़की की बात करें तो लड़के का भी यही सोचा कि भाई मेरे दोस्त की जहाँ शादी हुई थी उन्होंने तो सलामी में गाड़ी दी थी। तो आप ऐसी लड़की ढूंढें जो बेशक हम जिस एरिया में रहते हैं या हम जो कमाते हैं या जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे कहीं बहुत ज्यादा हो, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो मैं घर दामाद भी बन जाऊंगा। अच्छा, तो ये जो एक मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं 2022 में, ये बहुत खतरनाक दहाने पे आके हम खड़े हो चुके हैं। और डिमांड हमेशा से है रिश्ते के लिए, लोगों की डिमांड ऐसा नहीं है कि कोई आज। लेकिन शाजिया के ये इस तरह की डिमांड्स पहले भी आती थी या अब ये अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होती जा रही है? इस तरह की डिमांड्स पहले भी आती थी, पहले हजारों में कोई आपके 10 केसेस आते थे, अभी 100 में 10 केसेस आते हैं अगर आप रेशो को इस तरह से लेना चाहते हैं। तो वही वाली बात है कि शादी ये देख के नहीं हो रही कि लड़के के साथ मिजाज की कंपैटिबिलिटी कैसी है, या उसके घर में आप ढल जाएंगे या उसके घर वालों के साथ आप खुश रहेंगे, उसके साथ आप कितना खुश रहेंगे, आपके दरमियान कॉमन क्या है। आप कोई बहुत ऐसे लोग तो नहीं है एक्सट्रीम पे जो
की मिजाज का सिलसिला बिल्कुल एक अलग है। कल मैंने कहीं बहुत अच्छी बात सुनी थी कि किसी से भी ये फैसला ये देख के नहीं करो कि जी उसके दीन को देख के अगर कर रहे हो तो वही तो चीज है कि आप जो मटेरियलिस्टिक चीजों को देख के एक ग्लैमराइज चीजें हो गई हैं। के अलावा भी दीन को भी देख के लोग को देख के या ये देख के शादी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है देख के। लेकिन लोग कहते हैं जी नमाज रोजा हज करता है, लेकिन जो हज कर रहा है उसके या रोजा कर रहा है उसका ये मतलब हरगिज नहीं है वो अल्लाह के लिए कर रहा है कि उसके एंगर इश्यूज नहीं होंगे या वो किसी और ऐसी ड्रग एक्टिविटी या किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन का लेवल ना छोड़ें। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, अल्लाह ना करे, इसका ये मतलब नहीं है कि दीन पे चलने वाले अच्छे नहीं होते या कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ये सोच के मुतमईन हो जाते हैं अरे 5 वक्त का नमाजी लड़का है, अरे इसको तो हमने बचपन से देखा हुआ, हमारा तो भांजा है। अब ये नहीं पता कि भांजा जो है बेटी के लिए कितना अच्छा है, वो कंपैटिबिलिटी है भी है कि नहीं है। एक घर में आपने अपनी बेटी की शादी की, उसके खानदान में दूसरी बेटी की शादी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक ही माँ की 4 या 5 औलादें डिफरेंट होती हैं, नेचर डिफरेंट होती है, उनके सोचने का तरीका, उनको अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका डिफरेंट होता है। माँ बाप भी उसको नहीं बदल सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की बात ट्रेनिंग से लेके काउंसलिंग से लेके सबसे ज्यादा मुझे ये बात लगती है कि भाई आप दुनिया में को एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आप हर जगह मौजूद हैं, तो जब लड़के से शादी के वक्त, रिश्ते के वक्त मुलाकात का सिलसिला या बात का सिलसिला आता है तो पेरेंट्स इतने वो भी बड़ा एग्जैक्टली ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। हाँ, इसी पॉइंट पे मैं आऊंगी शाजिया आपके पास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बुखारी साहब से भी इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। बुखारी साहब, जिस तरह शाजिया ने भी कहा कि हम कंपैटिबिलिटी नहीं ढूंढते हैं कि आपस में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी हो सकती है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, लेकिन हम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर एक शोकेस कर रहे होते हैं कि अच्छा हमारे फलां ख़ानदान में इतनी ह्यूज मैरिज होगी, उन्होंने ये सब कुछ दिया, ये लिया, तो हमने भी इसी तरह की करनी है। तो ये कहाँ पर, मतलब आप क्या कहते हैं, किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं अगर हम लोगों ने शादी करनी है? तो मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करूँ कि एक तो थोड़ी देर के लिए ये जो चाय पीने आ जाते हैं या बैठ के खाना वाना खाते हैं, इतनी देर में आप किसी को कैसे भाग सकते हैं? इस वक्त तो हर घर में सेट लगा होता है, यानी आपने वॉशरूम को भी खास तौर पर तैयार किया होता है, किचन को तैयार किया, क्योंकि वहाँ पर फूफियों ने घुसना होता है, जाना होता है, देखना करना होता है। देखिए, पास होने और साथ होने का फ़र्क समझने से रिश्ते समझे जा सकते हैं। हमारे अक्सर लोग पास होते हैं लेकिन साथ नहीं होते, और जब वो आपके साथ नहीं होंगे तो कहाँ के कॉम्प्रोमाइज़ और क्या चीज़ें। जहाँ तक ताल्लुक है, अभी जो आपने फरमाया कि किन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, देखिए कद पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बस किसी का नहीं है। शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। बदमिजाजी जहाँ तक आ जाती है तो उसके मुतालिक ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप अगर कहते हैं किसी की सैलरी कम है और आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी है और वो कमा सकती है तो मिल के आगे बढ़े ना। हाँ, और जब मिल के आगे बढ़ने की बारी आएगी तो उस वक्त फिर सास को ये समझना चाहिए कि अगर वो सवेरे उठ के, वो बेशक मॉर्निंग शो ही करने जाती है, तो अगर उस वक्त वो कहे कि मुझे इतने बजे चाय क्यों नहीं पिलाई गई, हाँ, और पता है कि वो बाहर जा रही है, ज़ाहिर है उसने पैसे कमाने जिससे एक फैमिली ने चलना है, और अगर सवेरे उठ के वो कहीं जॉब करने के लिए जाती हैं तो ये सास को समझना है कि वो मेरे बेटे के साथ मिलकर इस घर को चला रही है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर 50,000 वो कमा रहे शौहर और 50,000 ही वो कमा रही है, तो वो उस फिगर में शामिल हो जाएंगे जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए कमाने की बारी आती है और बेगम कमा रही हैं, तो अगर मर्द को कहीं जाकर बर्तन साथ खड़े होकर धोने पड़ गए तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, कमरे की सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप रहते नहीं है ना, कुछ तय नहीं हो सकता। बड़े बूढ़े आकर बैठते हैं, आधे घंटे पौने घंटे में तय कर लेते हैं कि लड़की ये सुशील है, लड़का ऐसा है, वो वैसी है, ये वैसे, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक रहते नहीं, आपको नहीं पता चलता कौन कैसे हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन मैरिज के ऊपर हमसे सवाल करते हैं कि ऑनलाइन मैरिजेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अच्छा, उसके ऊपर कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है। हम कहते हैं जो साथ हमसाये में रह रही है उससे आप शादी करने, रिस्क वहाँ भी इन्वॉल्व है। आपकी कजन के साथ शादी होते हैं, रिस्क वहाँ पर भी इन्वॉल्व है। तो रिस्क तो हर, चूंकि ये तो रह के ही पता लगता है कि कौन सा फ्लेवर हमारे सामने आता है उनकी ज़िंदगी का। तो आप कभी भी इस चीज़ को सामने मत रखिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करने में सारी करना पड़ता है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं। कंफर्ट जोन से कोई नहीं बाहर निकल सकता होता। उसको जो ही आप एक्सपैंड करते हैं, आप रहना शुरू करते हैं, ज़िंदगी और तरह से होना शुरू हो जाती है।
और प्लीज़ ये जो बड़े इधर उधर मौजूद हैं, ये अपने हिस्से के तजुर्बे करने छोड़ें, ये जीने दें उनको, ये सांस लेने दें उनको, ये उन्हें एक्सप्लोर करने दें। अब होता क्या है, सारी ज़िंदगी इनका हाथ पकड़ के ये चलाते रहते अपनी मर्ज़ी से, कल को जब उनकी औलादें पैदा होती हैं वो भी उन्हीं के साथ अपनी मर्ज़ी करते हैं, और फिर ये एक बहुत ही खौफनाक सिलसिला चलता चला जाता है। मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ आजकल देखकर चीज़ों को कि लोग अब शादी की तरफ जाना नहीं चाहते और बड़ी तेज़ी से वो हट रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और अगर 35-37 बरस के लड़के ने शादी की और उसके औलाद पैदा हुई, वो जब 50 बरस का होगा तो उसके बच्चे किस एज के होंगे। इसी तरह एक खातून ने अगर 30 बरस के बाद शादी की तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा आ जाती हैं। exactly। तो मत देखें कि लड़का कितना कमाता है, क्योंकि ये कहीं शरीयत में ये बात नहीं है। मत देखें वो गोरा चिट्टा है कि नहीं है। आपका काला लड़का उधर से वो चाहे मुझे गोरी लड़की चाहिए, अब उस गोरी लड़की को आप चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी तो देखने की बात है ना। ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर देख कर आपने चलना है। इसी तरह ये भी नहीं कि लड़का खूबसूरत और लड़की कहे चूँकि मैं अच्छी नहीं हूँ मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए। शक्लों से मैंने नहीं शादियाँ चलती हुई देखी। बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े रोल मॉडल्स कैरेक्टर हैं इस माशरे में मौजूद, उनकी शादी कभी ना टूटती, उनकी 2-2 3-3 शादी, और वो मर्द हों या औरतें हों, तो शक्ल से शादी नहीं करते, पैसे से शादी नहीं करते। अगर शादी करते हैं तो इस बात से कि हम साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, और साथ चलने के लिए दोनों को एफर्ट डालनी पड़ती है। मेरी किताब अगले महीने का आ रही है, रिपेयर के ऊपर है मैंने कि अपेयर टू रिपेयर। आपको बार बार ये उधड़ता रहता है रिश्ता, बार बार इसको बार बार तुरपाई करनी पड़ती है। 24 घंटे आप साथ साथ चलते रहते हैं, तब कहीं जाकर ये होता है, अदरवाइज इज ऑलवेज अदरवाइज। एग्जैक्टली, मतलब आपको कहीं ना कहीं एफर्ट डालनी पड़ती है, वो छोटे छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं और सारी ज़िंदगी इस रिश्ते में आपको करने पड़ते हैं। अच्छा शाजिद साहिबा, आपने भी बुखारी साहब की बात सुनी है, तो मुझे बताइए कि जो अभी भी एक कॉन्सेप्ट है काले गोरे का कि हमें गोरी ही बहू चाहिए और वो अगर हमारे घर आ रही है तो हमारी खिदमत करे, हमारे पूरे ख़ानदान की खिदमत करे, लेकिन हमारी अगर बेटी जा रही है कहीं पे तो वो उसको अलग घर होना चाहिए उसका, वो सिर्फ अपने शौहर की खिदमत करे, अपने सास ससुर की खिदमत ना करे। अभी भी ये चीजें भी आपके पास आती हैं, डिमांड्स भी आती हैं? जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं वो एक बहुत आइडियल माशरे की बात कर रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं हैं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो इंडो पाक जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम हिंदुआना चीजें अपने साथ विरसे में, अपने साथ तोहफे में लेके आए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि खुदा ना खास्ता अगर शोहर की डेथ हो जाए तो हमारा बस नहीं चलता कि हम औरत को सती कर दें, जो कि टर्म उनके यहाँ यूज होती है। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशंस मौजूद हैं और बहुत चौको शौक से मौजूद हैं। शक्लो सूरत को लेके जिन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उन पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपका बेटे की एज अगर 30 साल है तो आप कहते हैं 18 साल की लड़की हो या 16 साल की लड़की हो, आप एज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाइट तो आप सबसे पहले आपका फरमाइश ये होती है कि जी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके बेटे की फरमाइश कितनी है? 5'6"। नहीं तो बच्चे लंबे होंगे ना, तो आपके बेटे की जब फरमाइश नहीं है तो बच्चे लंबे लड़की लंबी, ये कैसा आपको चाहिए? रंग भी गोरा चाहिए आपको। अगर लोग आजकल किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज होता है कि लड़की जॉब करती, ये उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज है, जबकि इनडायरेक्टली वो चाहते ही है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज जॉब करती हो। लेकिन जॉब करती हो तो वही वाली बात कि सास को चाय दे के जाए और ससुर की रोटी पका के जाए। मैं एक बात इसमें ये समझती हूँ, इस बात से कतई नजर अगर हम ये बात करें कि अपने ड्राइंग रूम में आधे घंटे को सब अच्छे लगते हैं, मैं भी आपके घर आऊंगी, आप भी मेरे घर आएंगे, हम बहुत अपडेटेड, तैयार, अप टू द मार्क होते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते को तय करते वक्त कम से कम 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन जरूर लेना चाहिए। हथेली पे सरसों नहीं जमानी चाहिए कि रिश्ता आया और आप बहुत एक्साइटेड हो गए। द पॉइंट इज दिस कि हो सकता है वो अपने खानदान के वाहिद पढ़े लिखे लोग हों, बिल्कुल हो सकता है वो अपने खानदान के वाहिद लोग हों जिनको अगर आप पैसे के तराजू में तोल रहे हो सकता है कि वो अपने खानदान के ऐसे लोग हो जो मशहूर हों, जिनके कतई ताल्लुक हों, और एंड टाइम पे लोग आके कह देते हैं कि जी हमारी जायदाद के मसले। बिल्कुल ऐसे, ये फौरी तौर पर अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला हम ज़िंदगी का कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ी जो है चीज़ों को टाइम देना चाहिए ताकि एक दूसरे को हम अच्छे तरीके से समझ सके। शाजिया रहमान मैच मेकर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। शाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब आप क्या कहेंगे, मतलब ये जो जैसे उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ये खास तौर पर शादी के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को? जी ये बिल्कुल वजह है, लेकिन ये टाइम आपको अपने रिश्तों में नहीं देना चाहिए। अगर आपकी कज़न है हाँ, वहाँ तो पता है उनका, वहाँ तो नहीं बनता। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन बाहर जब आप किसी रिश्ते को टाइम देते हैं तो निकाह करके ना दें, अच्छा, मंगनी करके दें।
ओके। उसकी बुनियादी वजह है कि जब निकाह करके दूसरे उनको टाइम देते हैं तो फिर अगर उनकी दरमियान में इख्तलाफात होते हैं तो वो तलाक या खुला वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसको छोड़ा गया था। मंगनी टूट जाए तो उतना नुकसान नहीं होता जितना तलाक के साथ होता है जब हमने निकाह किया हो। दूसरी बात है कि ये जो फ़ोन है इसका बड़ा इशू है। अच्छा। मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि शादी से कुछ दिन पहले जब दहेज की ख़रीदारी हो रही होती है तो माँ कहती है बेटे को कि आना तो है कुछ ना कुछ, ये भी कह देना ये जो स्क्रीन है ये 20-21 इंच वाली नहीं होनी चाहिए, ये 30-40-42 वाली होनी चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए, फ्रिज छोटे वाला ना लें, वो वाला कह। अब वो चूँकि लड़की राब्ते में होती है लड़के से, उनके आपस में मामला चल रहे होते हैं, किसी बात पर जाकर उनके इख्तलाफ होते हैं और वहीं सारी चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मंगनी वाले वक्त को इस तर्ज पर ज़रूर गुजारने की ज़रूरत है कि ध्यान रखें फ़ोन कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। हमारे साथ सैयद एजाज बुखारी साहब मौजूद है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जनाब कपल काउंसलिंग के हवाले से या किन किन कॉम्प्रोमाइज़ पर हम लोग चीज़ें तय कर सकते हैं या शादी के बाद किस तरह की चीज़ें हमारे दरमियान होनी चाहिए उस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और अगर लाहौरियों की सेहत की बात कर ली जाए तो आजकल लाहौरियों की सेहत को कई किस्म के मसाइल का सामना है। सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से लाहौर और उसमें मौजूद इदारों पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लाहौर के हस्पतालों की अगर बात कर ली जाए तो पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती है। और उन्हीं मसाइल को पेश नज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो इंतहाई फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक पंजाब में अब तक 25 लाख से ज़ायद अफराद सेहत सहूलत कार्ड से इलाज अपना करवा चुके हैं और अवाम 56 अरब 94 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुफ्त इलाज करा चुकी है। 792 सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स को सेहत सहूलत कार्ड की सहूलत के लिए मुंतखब किया गया है। तो सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के तहत आवाम को मज़ीद कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं, लोग इस प्रोग्राम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली रज़ाक है, CEO हैं पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के, और हेल्थ कार्ड भी इसी में आ जाता है। और मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप इसे स्टार्ट करते हैं। हेल्थ कार्ड के हवाले से पहले भी हमने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में प्रोग्राम किया था, तो आपने कहा था कि अगली दफ़ा आएंगे तो खुशखबरी भी लेकर आएंगे और इसमें जो जो लूप होल्स बाकी रह गए उनको फुलफिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो बताइए कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ एक ऐसा इलाज है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये 70-80 करोड़ की मशीन आती है। तो रिसेंटली हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, गुरकी हॉस्पिटल के साथ, और अब हमारे मरीज़ वहाँ से जाके इस हाई टेक इलाज साइबर नाइफ के ज़रिए कैंसर का जो इलाज है उसका इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, मतलब ये सेहत सहूलत कार्ड से वो इस पे करवा सकते हैं, अपने कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। ये कैंसर का इलाज, जी, एक तो ये ब्रेक थ्रू है। बाकी आप देखें डेली तकरीबन 10 से 11 हज़ार पेशेंट्स यानी कि लोग एडमिशंस होती हैं पूरे पंजाब में, और मंडे ट्यूसडे को तो तकरीबन 13,000 तक एडमिशंस होती हैं, जिसकी लागत तकरीबन 18 से 19 करोड़ डेली इसका खर्चा आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हर एक शख्स के लिए जो फ्री इन पेशेंट दाखिला करा सकता है। ये OPD इसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ इन पेशेंट है। इन पेशेंट है, मतलब एडमिट होना पड़ेगा इसके जी, एडमिट होना पड़ेगा। OPD में ये सहूलत कार्ड जो है वो काम नहीं करेगा। नहीं, उसमें नहीं करेगी। और एडमिशन के वक्त अगर दाखिला होता है तो जितने भी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट जो डॉक्टर तशखीस के लिए लिखता है, उसमें बेशक MRI हो, CT स्कैन हो, कोई एक्सपेंसिव टेस्ट हो, हर टेस्ट फ्री होगा। ठीक है, वो सारे टेस्ट भी इसके अंदर ही इंक्लूड होंगे। बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ मौजूद थे, सारी कॉन्वर्सेशन भी आपने सुनी थी, तो बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जिसमें अभी भी काम होना बाकी था, जिस पे गौर किया जा सकता, इकदाम उठाए जा सकते हैं। उसके बाद आपने भी बहुत सारे इसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार की होंगी, आपने देखा भी होगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है, जिन चीज़ों के बारे में हमने हाईलाइट किया था वो उन पर काम हुआ?
देखिए मुनीबा, सबसे पहले बात यह है कि सेहत इंसाफ कार्ड बड़ी कामयाबी से जारी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि कुछ जो तबकात हैं जिसमें हम लें कि जो सबसे पुअर क्लास जो है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास है, फिर अपर क्लास है। अगर आप अपर क्लास से पूछेंगे तो सम टाइम वो आपको इतना सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है वो ना दे सके। अच्छा। कुछ ही मंथ पहले की बात है कि हमारे एक डॉक्टर हॉस्पिटल में एक बड़ी अच्छी क्लास का एक बंदा आ रहा था, तो उसने इंसिस्ट कर रहा था कि मैंने अपना जो ऑपरेट है मैंने सेहत इंसाफ कार्ड पे ही करवाना है। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे मेरे एमएस साहब ने बताया, फिर मुझे पता चला कि जनाब सेहत इंसाफ कार्ड कितना फेमस हो चुके हैं, और जो सेलिब्रिटीज बड़े लोग भी हैं वो भी वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना जो ट्रीटमेंट है ना, सेहत इंसाफ कार्ड ने जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है तो उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। तो इशू कुछ इस तरह होते हैं, समटाइम लोगों को अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ ये है कि अभी समटाइम लोग जब सेहत इंसाफ कार्ड लेके जाते हैं कि भाई हमने गायनी का करवाना है या सिजेरियन करवाना, तो हम हमीद लतीफ़ या डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाएं, वो सेहत इंसाफ कार्ड पे नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही हैं वो इनकी जो बजट है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो वो चूँकि अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसका जो पर ऑपरेट जो प्राइसेस है उसको हाई कर रहे हैं। पहले जो प्राइस थी मतलब नॉर्मल डिलीवरी की उसको बढ़ा के 15 से 20 हज़ार थे, उसको बढ़ा दिया गया। सिजेरियन किसी तरह जो प्राइस थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया ताकि मज़ीद जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी आ सके। अब ये जो ख़ास का जो बहुत गरीब जो तबका है ना, और ख़ास का जो मिडिल क्लास है, ये बहुत ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ठीक है। और तकरीबन अब तक 56 अरब और तकरीबन 50 करोड़ रुपए की जो इलाज मुआवजा है ये पंजाब में ही हो चुका है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट जो आया है सामने वो आया है आंखों के अंदर जो काला मोतियाँ या सफ़ेद मोतिया जो उतर आता है। और वो किन को उतरता है, वो जो 60 प्लस जो लोग होते हैं उनको होता है। अब ये ऑपरेशन आप नॉर्मली जो बाहर से करवाए ना तो इतना एक्सपेंस आता है 40 से 50 हज़ार रुपये। तो मतलब आप ये देखिए कि ये इतने लाखों लोग थे, तकरीबन ये 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो जिन्होंने अपने आँख का ऑपरेशन करवाया। अगर आप ये देखें कि इस वक्त सेहत इंसाफ कार्ड ना होता तो क्या ये लोग करवा सकते थे? देखिए इस वक्त जो गरीब आवाम है ना उनको 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है। इसमें लूप होल्स में भी अभी भी होंगे, लेकिन हमें इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद अपनी एजुकेट होना पड़ेगा कि इस सिस्टम को हमने कैसे आगे लेके चलना है। देखिए ये वो सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में राइज है। आप एडवांस कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे इसी तरह के जो सिस्टम है यही चल रहा है। मॉडल है ये वाला बाहर की दुनिया में। इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम इसको सपोर्ट करेंगे इतना हम लोगों के लिए बेहतर है। ये किसी आसमानी मखलूक के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। तो जब ये लोग इससे इस्तिफादा एक गरीब भी करेगा तो वो अल्टीमेटली उसको फ़ायदा ही मिलेगा ना, किसी एक इंसान का ही भला होगा। तो इस वजह से ये हज़ारों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 14 से 15 हज़ार OPD उसमें जो एडमिशन है वो होते हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें डायलिसिस आ रहे हैं, इसमें कैंसर के आ रहे हैं, इसमें दीगर जो जनरल कार्डिक बहुत बढ़िया है। कार्डिक की मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैंने खुद ये देखा है कि यहाँ हमीद लतीफ़ में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, सर्जी मेड में, नेशनल हॉस्पिटल, ये सारे ये स्टंट्स डाल रहे हैं कार्डिक के जिनको ये ज़रूरत पड़ती है उनको डाल के दे रहे हैं। मतलब बड़े हॉस्पिटल्स भी इसको सेहत कार्ड के ऊपर ये जो फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। और जिसको अब इसका एक दफ़ा वो कहते हैं ना चस्का पड़ जाता है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम कहते हैं सेहत इंसाफ कार्ड को हर जगह ये अब चलाएं। अब चूँकि OPD में तो ये चल नहीं सकता तो अभी उसके लिए एडमिशन आपको कराना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि क्राइटेरिया इसका क्या होता है, मतलब क्या हर कोई इसके क्राइटेरिया में आ जाता है कि वो इसकी फैसिलिटेशन हासिल कर सकता है? हर वो पंजाब का शहरी जो नादरा के साथ जिसका एक शनाख्ती कार्ड CNSE बना हुआ है वो इसमें एलिजिबल है। एक फैमिली हेड जो है, मियाँ बीवी और अनमैरिड बच्चे, ये एक फैमिली का एक कार्ड होता है। ये कहना कि बच्चा लैदा है माँ बाप, अच्छा ठीक है, अनमैरिड बच्चे, गैर शादीशुदा बच्चा, जितने भी हैं वो सब एलिजिबल हैं। और ये इस नादरा से अक्सर हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये होता है कि बच्चे या बच्चियों की, लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। वो जब इलाज के लिए अपना खातून जाती है सिजेरियन या डिलीवरी के लिए या बच्चे के इलाज के लिए, वो कहते हैं जी आप तो एलिजिबल नहीं है। वो हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। तो पता चलता है कि जी वो अभी तक अपने माँ बाप के साथ उसी कमरे में है, शादी के बाद
उसने नादरा में अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं दर्ज कराया। नहीं कराया। हाँ। तो अनलेस के आपका नादरा के साथ ये रजिस्टर एंटर हो रिकॉर्ड कि आपका हस्बैंड वाइफ का पता हो, बच्चा जब पैदा हो उसका बे फॉर्म, तो फिर आप सब एलिजिबल हो जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पुअर क्लास और अनएजुकेटेड हैं वो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं कराते नहीं, और वो ज़्यादा हाँ। ज़रूरतमंद के मुस्तहिक हैं। एग्जैक्टली तो मैं वही चीज़ पूछना चाही थी कि क्या ऐसा फिल्टर लगाया गया है कि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है ना इस चीज़ की, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से वो लोग खाते हैं, तो वही इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके, या ये ना हो कि जब उन तक ये फैसिलिटी आए तो वो ख़त्म ही हो जाए। नहीं, ख़त्म नहीं होगी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है हर शख्स एलिजिबल है, ठीक टॉप टू बॉटम, प्राइम मिनिस्टर से लेके नायब कासिद तक हर आदमी, आप मैं हर एलिजिबल है। ओके। तो इसलिए जो भी इसको इस्तेमाल करे बिल्कुल यूनिवर्सल है। अब प्रॉब्लम ये कैसे कह सकते हैं ये एलिजिबल है कि ये नहीं है। कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, बेशक गाड़ी है मगर वो हमें इलाज नहीं करा सकते। कई ऐसे लोग हैं, बहुत उनके हस्बैंड की इसी हमारे पास कई केसेस ऐसे आए हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई, ये बड़ा सरकारी ऑफिसर था, और वो खातून के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना या बच्चों का इलाज करा सके। सही। घर बेशक मिल गया हुआ है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, हर बंदा एलिजिबल है। मगर इस पर भी काम होगा कि बाद में सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें इश्यूज अगर आएंगे, उस पर हम सोचेंगे को पेमेंट्स क्या करना है। अच्छा। वो उस पर काम होगा बाद में। फिलहाल तो हमारा मकसद ये है कि हर शख्स, स्पेशली गरीब लोग, इस कार्ड का फ़ायदा हासिल करें। हर किसी को इसके अंदर लेकर आना चाहिए। अच्छा बिलाल, जिस तरह हम बात करते हैं कि डेस्क जो हर हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं दी जाती, लोगों को गाइडेंस नहीं दी जाती है कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, बड़ा नार्वा सलूक किया जाता है। क्या वो उस चीज़ में कोई बेहतरी आई है? देखें मुनीबा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट और हाँ। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी की वजह से ये जो डॉक्टर साहब ने भी जिसको हाईलाइट किया है पॉइंट को, ये बड़ा अहम है। और सबसे ज़्यादा शिकायत भी इसी की हैं। लोग जाते हैं, कहते हैं जनाब हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, अब इनका सम हाउ करवा के दें। हमें भी सिफारिशात आती हैं, हम डॉक्टर साहब को भी कहते हैं, मैंने अक्सर कहा कि उनसे करवाए भी हुए हैं, लेकिन वो बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो लोग इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि जिनकी न्यूली मैरिड हैं, कपल बने हैं, उनको चाहिए कि अपना जो कुंबा है, अपना जो ख़ानदान है, उसको अलहदा से रजिस्टर्ड करवाएं। जब वो अलहदा से होगा फिर ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं। और आजकल सेहत इंसाफ कार्ड सिर्फ आपका ID नंबर है, तो जिसके पास ID कार्ड है उसके बाद कंसिडर कर लेंगे, उसके पास सेहत इंसाफ कार्ड भी है। तो इसी वजह से मुनीबा ये मेरे एनालिसिस में है, आपके भी एनालिसिस में होगा। ऑनेस्टली लोग सेहत के लिए अपना बजट मुख्तस नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग इंटरटेनमेंट के लिए तो रख लेंगे, बाहर जाने के लिए रख लेंगे, कपड़े लेने के लिए तो रख लेंगे, लेकिन अपनी बीमारी के लिए कभी किसी ने सेविंग की होती है कि जनाब हमें सम टाइम को 19-20 होगी तो हम यहाँ से ये कर लेंगे। तो इसी वजह से जब भी किसी को सडन कोई बीमारियां आती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा उधार लेके या कर्ज़ों के बोझ तले चले जाते हैं, या सम टाइम किसी को कुछ चीज़ बेचनी पड़ जाती है। मैंने देखा है कि लोग जिनको मुहलिक बीमारियां हुई हैं, कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियां, तो उन्होंने गाड़ियां घर तक अपने बेच के जो अपना ये जो ट्रीटमेंट है ये करवाते हैं। तो इसी वजह से ये जो सेहत इंसाफ कार्ड है, ये मैं तो कहता हूँ ये ब्लेसिंग है। तो इसको लोगों को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें और इसको आगे लेके चलें, और अपनी जो सिस्टम में इन हो के अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, ताकि किसी भी किस्म की जो डिफ़िकल्टी है वो सामना ना करना पड़े। और अब तक तकरीबन पंजाब के अंदर 800 से ज़ायद सरकारी निजी हॉस्पिटल है जहाँ पे अब ये ट्रीटमेंट जो है ये हो रहा है। तो अब किसी भी किस्म का है नहीं कि मतलब फ़लाँ हॉस्पिटल में हो रहा है, फ़लाँ में नहीं हो रहा, और हर ट्रीटमेंट इसमें मौजूद है, छोटा हो कोई बड़ा ट्रीटमेंट, वो सारे इसमें है। इसमें सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की बड़ी काविशें हैं, वो कार्ड पे खान साहब भी इस पे बड़ा पूछते हैं कि भी ये इनका एक ट्रेडमार्क इस वक्त बन चुका है। वो किसी ने पूछा था कि आप सियासत में नेक्स्ट इलेक्शन में क्या लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास सेहत इंसाफ कार्ड है। तो आप ये देख लें पंजाब में अगर इतनी एफिशिएंटली ये काम कर रहे हैं लोग, अब तो हर ख़ानदान के अंदर किसी न किसी फ़र्द ने सेहत इंसाफ कार्ड से इस्तेफ़ादा हासिल कर लिया हुआ है। तो जिन्होंने कर लिया हुआ वो कहते हैं यार इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब आपको 10 लाख रुपये आपकी पॉकेट में पड़ा है, जब भी आपकी एडमिशन, सबसे ज़्यादा मसला ही एडमिशन पे आता है, OPD का कोई इतना मसला नहीं है। OPD में तो आप कहीं पे भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपकी फ्री हो जाएगी, तो मेडिसिन वगैरह भी मिल जाएगी। तो असल मसला ही हमेशा एडमिशन पे आता है।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने, मतलब ये ज़्यादातर मसला आता है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने अपना क्राइटेरिया क्या रखा है, मतलब हम इसी पेशेंट को या इसी क्राइटेरिया के पेशेंट को सिर्फ हम लोग इंटरटेन करेंगे या उसका इलाज करेंगे, बाकी के हमारी सेहत कार्ड के ऊपर बाकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये आप लोगों की तरफ से होता है या ये हॉस्पिटल्स वगैरह खुद ये डिसाइड करते हैं? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कर रहा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। उन्होंने 800 से ज़्यादा हॉस्पिटल इम्पैनल किए हैं जो रजिस्टर्ड किए हैं, उनमें से 200 से ज़ायद जो हैं 4 वो है तमाम सरकारी अस्पताल, जितने भी हमारे बड़े टीचिंग अस्पताल यानी मेयो सर्विसेज, जनरल हॉस्पिटल, लेडी विलिंगटन, निश्तर हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, रावलपिंडी आरजीएच, जितने बड़े हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं और जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिसको हम DHQ कहते हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ये तमाम के तमाम सरकारी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं। यहाँ हर किस्म की बीमारी का इलाज होता है और फ्री होता है। इशू आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में। एग्जैक्टली वही मैं बात करना चाहती थी। अब मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, मतलब हमारे मेरे साथ ये पर्सनल एक चीज़ भी हुई है कि हम लोग एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डायलिसिस यहाँ पर कार्डियक के लिए है, इसके अलावा हम आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। जी मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं कि ये तो पहले आवाम को बता दूँ कि तमाम सरकारी अस्पतालों में हर बीमारी का इलाज है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल 610 इन्होंने रजिस्टर किए हुए, पैनल किए हुए हैं सरकार ने, उनमें से बड़े भी हैं छोटे भी हैं। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल, अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल, इधर अब इनके जो पैकेज हैं गायनी के, सिजेरियन के बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट तो गरीबों के लिए था। तो अब पंजाब में जो बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, देहात हैं, हर जगह अब छोटे हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ तो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट हो रही हैं। ये बड़े अस्पतालों में जो हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल, नेशनल, इन्होंने डायलिसिस और कार्डियक लिया हुआ है। इनका एक मतलब जो ज्यादा पैसों वाली इलाज है वही वो लोग लेंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा और नहीं उन्होंने लेना। ये तो फिर खुली छूट है ना, ये हमारे पे डिपेंड करना चाहिए कि हमारे पास इतनी लिमिट है, हम कहाँ से कराना चाह रहे हैं, कौन सा इलाज कराना चाह रहे हैं। और उसके लिए नहीं चाहिए कि हमारी वेबसाइट है उसमें चेक करना चाहिए कि किस बीमारी के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। अच्छा। एक हमारा टोल फ्री नंबर है 0800 09 ये 24 आवर्स हेल्पलाइन है। आप किसी शहर में किसी जगह भी हैं, लाहौर के किसी कॉल करें कि जी मुझे ये तशखीस के लिए जाना है, गायनी के चेकअप के लिए, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरे करीब कौन सा इम्पैनल हॉस्पिटल है, वो फौरी आपको बता देंगे आपके करीब ये अस्पताल इम्पैनल्ड है। तो इसलिए कोई इशू नहीं होगा, उन्हें इलाज मिलेगा। कई बड़े हॉस्पिटल है, यानी कि आप देख लें सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल है, शालीमार है, ये तमाम बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो कुछ 4-5 ऐसे हैं जो कि 1 या 2 उन्हें खुली छूट है, ये कह सकते हैं कि उन्हें खुली छूट है कि वो जो महंगे इलाज हैं सिर्फ वही अपने हॉस्पिटल में करेंगे ताकि ज्यादा पैसे बटोरे। अब कोशिश की हमने, उन्हें कहा कि आप 1-2 और चीजें भी लें। अच्छा। सिर्फ कार्डियोलॉजी और डायलिसिस नहीं, आप कैंसर का भी शुरू करें और आप न्यूरोसर्जरी का करें। तो उस पर अब कोशिश जारी है कि ये हर बीमारी को शुरू करें। अच्छा, ये बिलाल आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी, मतलब ये एक तजाद आ जाता है कि जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये आ जाता है कि वो अपने मनपसंद का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो ही दे रहे होते हैं कि हमने यहाँ तो कार्डियक का करना है, यहाँ पे हमने डायलिसिस, जिसमें ज़्यादा पैसे बटोरे जाए। तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हुई ना कि मतलब मेरी मर्जी है, मेरे पास एक इंसाफ कार्ड है, मैं जाना चाहती हूँ नेशनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे कोई छोटे वाला ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, तो ये मेरे पे है कि मैं वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कराऊँ, ये उनकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मुनीबा, इस पे काफ़ी ज़्यादा हमारी मिनिस्टर साहिबा से, सेक्रेटरी सेहत से, और फिर जो हॉस्पिटल्स हैं नेशनल और बड़े, इनके जो ऑनर्स हैं, इनसे मुलाकात हो चुकी है। इशू ये है कि वो जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, वो मैचअप नहीं करती। तो उसमें भी उनकी भी अपनी कुछ रिजर्वेशन थी कि हमारे मतलब यूटिलिटीज़ के वो 10 करोड़ रुपया आता है तो हमें बिल, तो हमें सेहत इंसाफ कार्ड सिजेरियन का सिर्फ 25,000 रुपया दे रहा है। अगर आप वैसे इन बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है। ये पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह बड़ी सॉलिड, उसकी वजह कि वहाँ पे जो एनेस्थीसिया के अलहदा से डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स अपना अलहदा होता है, सर्जन अपना अलहदा होता है, पैरामेडिक्स का अलहदा होता है, डेली वेजिस पे वो लोग आते हैं, जिस तरह ऑपरेट करते हैं उसी तरह उनको पर डे के हवाले से जो पैसे ये दे दिया जाता है।
तो इसी वजह से इन चीज़ों को हम कहें कि उनके साथ वो मैच करें या मीट अप करें तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि एक तरफ 25,000 रुपया, एक तरफ 2.5 लाख रुपया, तो किसी भी सूरत अभी मेरा ख्याल है इनकी वो उस पोजीशन में नहीं है। लेकिन होपफुली कि जिस तरह ये सिस्टम चलता जाए, हाँ जी, ये अपना उस पर पैकेज जो है ये थोड़ा सा बढ़ा दें, 25 से बजाएगा ये 75 कर दें, तो फिर हम ये इसको फोकस कर सकते हैं, इंसिस्ट कर सकते हैं कि हमने पैकेज बढ़ा दिया, अब आप इनके लिए करें। लेकिन मेरा ख्याल है ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि ये है वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल हमेशा अमीर लोग जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो उधर का मुँह भी नहीं करता। तो इसी वजह से अगर जिन लोगों का भी ये सहूलियत मेरी, चूँकि लाहौर के अंदर काफ़ी कई ऐसे बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये, नो डाउट बहुत अच्छा सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से काम किया जा रहा है, लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, हम इसको सपोर्ट भी करते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगे आप? अच्छा, ये इसी बात पे मैं आगे बढ़ाता हूँ कि रेट्स हम रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन की, कंज्यूमर्स की रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल, हाँ जी, तो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके हम साथ साथ हमें इनकी प्राइसेस भी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये जी लास्ट ये है कि आपकी वसात से कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हर शहरी इंश्योर करे जब उसकी शादी हो जाती है, अगर पहले से नहीं उसने एंटर किया हुआ, नारदार जाके अपना रिकॉर्ड अपडेट कराए। और इसके लिए स्पेशली हमने नादरा से मिलके उनके सेंटर भी बनवा दिए हैं ताकि फौरी अगर कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई जाता है तो उसके बच्चे का एंटर नहीं तो फौरन वो कर देंगे, फौरन से ऑन द स्पॉट ये चीज जी। इस तरह फैसलाबाद, मुल्तान में सेंटर्स बन गए। ठीक है जी। डॉक्टर अली रज़ाक हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया। सेहत हेल्थ कार्ड के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या सहूलियात हमें सेहत इंसाफ कार्ड से मिल सकती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मज़ीद बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से और जान लेते हैं कि आज महंगाई की क्या कहानी है और आवाम पर महंगाई का और कितना बोझ डाला गया है, कौन कौन सी सब्जियां जो हैं आज महंगी हुई हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं आज की महंगाई की कहानी। अब्दुल कादिर बताइएगा कौन कौन सी सब्जियां आज महंगी हुई हैं? आज बिल्कुल, आज प्याज जो है मज़ीद महंगा कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी 5 रुपए का इजाफ़ा किया गया था, आज मज़ीद 3 रुपए का 10 रुपए का जो है वो इजाफ़ा किया गया और 145 रुपए फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता रोज़ 135 रुपए फ़ी किलो थी और लेकिन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज है वो 170 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत में आज फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। टमाटर की कीमतें गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो है वो कदरें कम हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर 15 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन जो टमाटर है वो 140 रुपये 240 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में। लेकिन जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें कीमत जो है 210 रुपये मुकर्रर है। अदरक 10 रुपये महंगा करके 370 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक 400 से 420 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 10 रुपये महंगी करके 84 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन भिंडी की फ़रोख्त 120 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। मटर 10 रुपये महंगे करके 240 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मटर 320 से 340 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 3 फलों की कीमतों में भी आज इजाफा किया गया। सेब जो है गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल महंगा किया जा रहा है, आज मज़ीद 3 रुपये महंगा करके 238 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस की कीमत है, लेकिन ये रेलिस पर जो है अमल दरामद नहीं हो रहा और मार्केट में सेब काला कोल्लू दर्जा अव्वल का 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना जो है 5 रुपये महंगा करके 465 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अनार बदाने की फ़रोख्त जो है मार्केट में 570 से 600 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह अनार कंधारी जो है या जिसे लाल अनार कहा जाता है वो 300 से 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 5 रुपये महंगी करके 215 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 215 के बरक्स नाशपाती जो है 270 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। अंडों की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा जो है वो देखने को मिला और अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर 1 रुपया महंगे किए जाते हैं और गुज़िश्ता 5 रोज़ से अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। आज 1 रुपया इजाफे के बाद 242 रुपये फ़ी दर्जन
की सतह पर पहुंच चुके हैं और अंडों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की खपत में जो है इजाफा हो चुका है। घरों में जो नाश्ता बनाया जाता है उसमें आमलेट और बॉयल्ड एग जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, जिसके बाद डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें बिगाड़ पैदा हुआ है और अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 242 रुपये सरकारी रिलीज़ की कीमत है, लेकिन मार्केट में जो फार्मी अंडे हैं वो 250 से 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं और एक अंडा जो है वो 22 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमत में जो है वो कदरे कमी देखने को मिल रही है। ब्रायलर की खपत कम हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर जो है 359 रुपये फ़ी किलो से कम करके 354 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। और इस हवाले से भी शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है बदस्तूर अवामी क़ुव्वत ख़रीद से जो है बाहर है। 242 रुपये फ़ी दर्जन अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन 250 से 260 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह जो महंगा ब्रायलर है वो भी शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। यही वजह है कि ब्रायलर की कीमतें कम हुई हैं, लोगों की जानिब से ब्रायलर की ख़रीदारी कम की गई है। खपत कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी खपत कम हुई है, उसकी वजह से जो है इसकी कीमतों में कमी आई है। अब्दुल कादिर, हमें बताइएगा कि आटे की क्या सूरत हाल है और इसके अलावा चीनी और उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी हमें बताइएगा। आज बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो है वो शहरियों के लिए परेशान कुन खबर यह है कि 1 नवंबर से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो पुराना निज़ाम जो है दोबारा उसे लागू कर दिया गया, जिसमें कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो उसको SMS किया जाता है और तस्दीकी SMS की मसूली के बाद जो है वो शहरी सब्सिडाइज अशिया जो है ख़रीद सकते हैं। और 1 नवंबर से ही ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि लोगों की जानिब से जो है यूटिलिटी स्टोर पर लाइनों में लगने के बाद जो है जब उनकी बारी आती है ख़रीदारी के लिए, ख़रीदारी के बाद जब वो जैसे ही SMS करते हैं तो SMS जो है कई घंटों जो है वो उसके तस्दीकी SMS का रिप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशानी का सामना करें। और इस हवाले से शहरियों की जानिब से ये भी जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि अगर सब्सिडी दी जा रही है तो उसमें आसानी पैदा की जाए। आसानी पैदा करने के बजाय लोगों को मज़ीद मुश्किलात और पेचीदगियों में मुब्तला कर दिया गया, क्योंकि मुतअद्दिद ख़वातीन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके पास मोबाइल नहीं है या सिम नहीं है, क्योंकि जिस ID कार्ड के नाम सिम होगी उसी ID कार्ड से उसी सिम से जो है ID कार्ड का नंबर। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन जिस तरह उन्होंने कीमतों के हवाले से हमें अपडेट किया है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि जब भी आप बाहर ख़रीदारी के लिए जाएँ या सब्जियाँ ख़रीदने जाएँ तो एक तो बहुत अच्छे तरीके से उनको देखें कि कहीं गली सड़ी सब्जियां तो नहीं है, ख़राब सब्जियां तो नहीं है, या बहुत गंदी सब्जियां जब होती हैं तो उनकी वजह से भी हमारे जो खाने की वजह से उनको हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर हमारे मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। तो मैदे के मसाइल को किस तरह एड्रेस किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है थ्रू योगा, उस हवाले से अब हमने बात करनी है। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज योगा के थ्रू हम अपने स्टमक को किस तरह सही कर सकते हैं उनसे जानते हैं। जी नईम साहब बताइएगा। जी बहन, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में कुछ प्रेशर पॉइंट, कुछ ब्रीदिंग्स, कुछ जो है वो हमने मुद्राज डिस्कस किए थे पेट के अमराज के हवाले से, तो आज हम जो है वो पेट के अमराज को ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए पॉस्चर्स पे बात करेंगे। कौन कौन से पोजेज़ हैं जो आपके पेट को सॉफ्ट रख सकते हैं, आपका पेट साफ़ कर सकते हैं, पेट की सफाई के लिए बेहतरीन पोजेज़। सबसे पहले हम जो है वो एक पोजीशन है वज्र आसन की, वज्र आसन में बैठना शुरू करेंगे। ये इसको बाकायदा वज्र आसन करने का तरीका है कि आप अपने बिल्कुल पैरों को साथ जोड़ लें और एड़ियों के ऊपर बैठें। आपके पाँव स्ट्रेच होने चाहिए। अक्सर हम इसको यूँ बैठते हैं कि पाँव खोल लेते हैं, एड़ियाँ बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, तो ये वज्र आसन नहीं है। वज्र आसन का सही तरीका ये है कि आपकी एड़ियाँ जुड़ी हुई हों और आप एड़ियों के ऊपर बैठें। इस पोजीशन में जब आप बैठते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा जो पोज है वो है औटकट आसन। तो औटकट आसन जो है वो अपने पंजों पे बैठेंगे। पंजों पे बैठते हुए अब अगर हम यूँ पीछे चले जाएं तो कमर गोल हो जाएगी। ये औटकट आसन नहीं है। अक्सर हम इसको देखते हैं कि लोग इस तरह बैठने को औटकट आसन समझ लेते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक को समझ लीजिए। अपने पंजों पे बैठते हुए अपनी सीने को उठा के रखिए। सीने को उठाते हुए अब हील्स को टच करेंगे तो कमर सीधी होनी चाहिए।
बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये गोल हो गई तो ये ऑटकट आसन नहीं है। मैं एक दो दोबारा करूँगा। अपने पंजों पे ऐसे बैठ जाइए। पंजों पे बैठते हुए अपने सीने को ऊपर उठाएं, अपनी कमर को बैक बेंड करने की कोशिश करें, बैक बेंड, और फिर अपनी हील्स को टच कर दें। कमर को सीधा रखें। इसमें बैठें आप कम से कम 1 मिनट। ये बड़ा बेहतरीन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। और अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप पैरों को खोल लें, अपने पेट को जगह दे दें, अपने पेट को अपनी टांगों के दरमियान जगह दे दें और फिर आप यूं बैठ जाएं, कमर सीधी। लेकिन कमर का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, कमर आपकी सीधी हो। इसके बाद मंडोक आसन, वज्रासन में बैठेंगे और अंगूठे पकड़ लें। अंगूठे पकड़ के अपनी नाफ की साइडों पे रखें, नाफ की साइडों पे, और छोटी उंगली थाई के साथ टच हो जाए। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के कर लें, आपके पाँव नीचे लटके हों, कोई इशू नहीं है। करना क्या है कि इसमें गलती क्या करते हैं लोग, झुक जाते हैं नीचे की तरफ। ऐसे नहीं करना। इसमें करना यह है कि अपने सीने को उठाना है उसी तरह ही, और कमर को सीधा रखते हुए आपने ऊपर देखते हुए पेट को प्रेस करना है। आपके हाथ पेट के अंदर होंगे, पंच बने हुए। यहाँ रुक जाएं, नीचे नहीं देखना, सीना उठा के रखना है। सांस लेते रहें। बेहतर यह है कि सांस निकाल के रुका जाए, लेकिन क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसमें आप सांस ले सकते हैं। होता यह है कि आपने अगर एक्चुअल करना है तो ये है कि सांस लंबा लिया यहाँ पे, और सांस निकालते हुए सीने को ऊपर उठा के रखेंगे जितना आप रोक सकते हैं, फिर वापस। तो ये मंडोक आसन किया जाता है, इससे कब्ज़ दूर होती है। जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन पोज़ है। अब हम लेट जाएंगे और लेट के हम करेंगे अर्धा पाउंड मुक्तासन और पाउंड मुक्तासन। बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और एक लेग को, अच्छा इसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से पकड़ के खींचते हैं। ये अर्धा पाउंड मुक्तासन नहीं है। अर्धा पाउंड मुक्तासन संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। पाउंड कहते हैं पाँव को, पाँव को पकड़ना है, यहाँ से पाँव के करीब से पकड़ना है। पेट पे प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पे सीने की पसलियों पे प्रेशर आता है। ये आपकी सीने की पसलियाँ प्रेस हो रही हैं, पेट का ये आसन नहीं बनता। तो आपने करना क्या है, यहाँ से पकड़ना है और इसको यूँ खींचना है पेट की तरफ, और पंजे खींच लें। दोनों पंजे खींच लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ रुकें, सांस लेते रहें। फिर इसी तरह दूसरी साइड से। वन बाय वन आप इसको 5 टाइम करेंगे, 5 टाइम। और फिर हम इसको पूरा जो पाउंड मुक्तासन जो मुकम्मल है वो दोनों पैरों को आपने पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, पैरों के ऊपर से, सांस निकालते हुए। सांस लेते हुए वापस, और सांस निकालते हुए फिर आपने अपने पैरों के करीब से पकड़ के स्ट्रेच करना है और उठना नहीं है। ये लोग अक्सर उठ जाते हैं, इसमें आपके सर्वाइकल का इशू आ जाएगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, और बहुत सारे मसाइल आपके जो गर्दन के हैं वो सर को उठाने से आ जाएंगे। तो कभी भी सर को ऐसे लेट के उठाइए मत। लेटे हुए रिलैक्स अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ये एक बड़ा बेहतरीन आपका जो है वो पोजिस का है। अब आते हैं एक बंद है जिसका नाम है उड्डयन बंद, जो पेट के अमराज के लिए किया जाता है। बड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा समझ लीजिए। और इसके करने से आपके पेट के मसाइल तो ख़त्म होंगे, साथ पेट की फ़ैट भी ख़त्म हो जाएगी। पेट की फ़ैट कम होना शुरू हो जाती है। उड्डयन बंद क्या है कि आपने पहले लंबा गहरा सांस लेना है और सांस निकालते हुए आपने अपने पेट को पसलियों के अंदर खींच के रोक लेना है। उसके लिए एक टेक्निक है, खड़े होना पड़ेगा मुझे, मैं खड़ा होता हूँ। उसके लिए खड़े होकर फिर बड़ा आसानी से हो जाता है। अगर घुटनों पे हाथ रख लें और थोड़े से घुटने बेंड कर लें,
लंबा गहरा सांस लें, पेट को ढीला छोड़ दें और सांस निकालते हुए आप पेट को अंदर खींचेंगे। सीने के अंदर आपने पेट को खींच के रोक लेना है, सांस निकाल के। जब तक रोक सकते हैं फिर सांस लें और फिर सांस निकालते हुए हाथ घुटनों के ऊपर रखने हैं और पेट को खींच के रखना है, खींच के जितना ज़्यादा अंदर की तरफ खींच सकते हैं, सीना आपका बाहर आ जाएगा। और फिर रिलैक्स। तो ये अगर आप 5 टाइम करते हैं तो इससे आपके पेट के अमराज भी ख़त्म होते हैं। ये आपकी साथ पेट के ऊपर से फैट भी कम करता है। बड़ा सिंपल है, आपने 5 दफ़ा एक वक्त में करना है और इसको दिन में 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एहतियात ये है कि ये सारे पोस्चर जो हमने किए हैं ये खाली पेट कीजिएगा। अगर पेट भरा हुआ होगा तो इसका फ़ायदा कम होगा, खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैदे के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह योगा के थ्रू आप उनको कम कर सकते हैं। तो योगी नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट है हमारा आज की किताब, जिसमें प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं और किसी नई किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ़ करवाते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ़ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। 2-3 अशार सुने, उसके बाद देखिएगा कि ये क्या चीज़ है आज हमारे पास। मैं जश्न मनावा मौत दा, मैं हर हानी दा हान, मेरे हत्थें तंद तकदीर दी ते रंगली रंग चढ़ी, मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा, मेरी रावल जंज चढ़ी। मैं झूटे लैले मौत दे, मैं चाड़ी पींग सवेल, मैं शाह हुसैन दी आजजी, मैं शाह लतीफ़ दी वेल, मेरे दुश्मन लिखन अदालतां, मेरे सजना खबर पड़ी, मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा, मेरी रावल जंज चढ़ी। ये जो नज़म आपके सामने पेश की है ये नसरीन अंजुम भट्टी की नज़म है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दी वार। आपको पता है कि ये वार जो है ये पंजाबी सिनफ है और बड़ा ख़ूबसूरत इनका कलाम। नसीरुद्दीन अंजुम भट्टी का ज़रा तारुफ़ ये है कि ये पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की पहली ख़ातून स्टेशन डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं। इनकी पंजाबी में बहुत ही अच्छी शायरी। कहा यह जाता है कि जो तखस्सुस उर्दू नसरी नज़म में सारा शगुफ्ता को हासिल है, पंजाबी नसरी नज़म में वही तखस्सुस नसरीन अंजुम भट्टी को हासिल है। तो नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा पर ये खूबसूरत किताब जाहिद मसूद ने इसको कंपाइल किया है और इसको शाया किया है बुक होम वालों ने। ये बड़ा कीमती काम है हमारे ख़ास तौर पे जो पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी दस्तावेज़ बन गई है। बड़ा रिसर्च का काम किया इन्होंने जाहिद मसूद साहब के। अपने भी इसमें कुछ मज़ामीन है जो नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा के मुतालिक हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो बायोग्राफ़ी आप समझ लें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बायोग्राफ़ी से ज़्यादा मुझे ये सारी किताब पढ़ते हुए महसूस हुआ कि ये एक बायोपिक है जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार आते हैं और आके नसरीन अंजुम भट्टी से मुकालमा करते हैं और पर्दे से ओझल हो जाते हैं। इवन ख़ुद नसरीन अंजुम भट्टी भी आती हैं तो अपने जो शरीके हयात हैं, अपने जो उनके शौहर हैं ज़ुबैर राना साहब, उनके बारे में एक मज़मून पेश करती हैं उनकी मौत के बाद और वो बड़ा ही दिलगुदाज, दिल को पिघला देने वाला मज़मून है और हैरत अंगेज़ है। मैं ये देखता हूँ कि इस तरह के जो शायरी करने वाले लोग हैं ये आम तौर पे गोशा नशीन होते हैं। नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा भी गोशा नशीन है रही हैं अपनी ज़िंदगी में और इनको कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो इनसे मुतासर हुए बिना रह नहीं सकते। तो बहुत अच्छा किया जाहिद मसूद साहब ने, जितनी भी उनके बारे में लोगों ने याददाश्तें कलमबंद की हैं उनको इकट्ठा कर दिया एक किताब की सूरत में। इस किताब के 7 हिस्से कम से कम हम कर सकते हैं अपने मुताले के लिए और 7 हिस्से वो किस तरह होंगे। सबसे पहले जाहिद मसूद साहब के अपने मज़ामीन और दीगर मज़ामीन हैं जिसमें कुछ बड़े ही अहम मज़ामीन हैं। बहुत मतलब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का मज़मून इसमें शामिल है। ग़ुलाम हुसैन साजिद जो तख्लीकी वफूर से भरपूर आदमी हैं। फिर नसीन अंजुम भट्टी का अपना जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ज़ुबैर राना पे है। अच्छा, दूसरा जो हिस्सा है वो हम असरों की आरा हैं, कुछ इनके साथ काम करते रहे हैं। वो तासुराती मज़ामीन नहीं है बल्कि आरा हैं इनकी शख्सियत के बारे में या इनसे मिलने के बाद जो उनका एक तासुर कायम हुआ, तो उसको मज़मून कम कहना चाहिए। मुख्तसर नवीसी जो है ना वो आप समझ लें कि उसके नमूने हैं।
तीसरा जो हिस्सा है वो मारूफ पंजाबी नज़में हैं, जो इसमें नील कराइयाँ नील का, या मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी चीज़ सुनाता हूँ यहाँ। वे केड़ा हैं मेरिया आंद्रा नाल मंजी उणदा, वे केड़ा है मेरी आंद्रा नाल मंजी उणदा, मेरा दिल दौड़ वाले पासे रखी ते अखां सराणे बन्ने, मैं सराणे ते फुल कढ़ने ने। तो इस तरह की जो अजीब व गरीब जो इमेजेस हैं बनाती हुई ये खूबसूरत शायरा हमारे सामने आती हैं। तो ये जो मशहूर नज़में थी इनकी, जो मतबूआ कलाम है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं एक हिस्सा उस पर मबनी है, दूसरा हिस्सा जो उनका है वो गैर मतबूआ पंजाबी और उर्दू कलाम पे है। गैर मतबूआ वो इसमें शामिल कर दिया गया है, लिहाजा अब उसको मतबूआ ही कहना चाहिए। तो जाहिद साहब ने ये मेहनत की कि नसरीन आपा का ये रूटीन होती थी कि वो ज़ियाँ पसंद थी और छोटे छोटे टुकड़ों पे लिखती थी कागज़ के, और उसके बाद वो टुकड़े ज़ाया भी हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने इकट्ठा किया और कंपाइल करके हमारे सामने पेश कर दिया है। फिर नसरीन की तसानीफ़ की जो तफसील है एक हिस्से में वो है सारी, फिर नसरीन को जो एजाज़ात मिले वो तफसील है सारी, और हवाला जात और किताबियात इसमें काफ़ी जिस किताब से कंसल्ट किया, जिस शख्स से, जिस इंटरव्यू से कंसल्ट किया इस किताब को तैयार करने में, वो सारे इसमें मौजूद हैं। जो अगर मैं इसकी जो नसीर अंजुम भट्टी की शायरी के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी 2-3 गुजारिशात की हैं, अगर चलते चलते एक आखिरी और अहम तरीन अगर आपके सामने गुजारिश करूँ तो वो ये है कि इन्होंने अपनी नई अलामतें तो बनाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पंजाबी के साथ जो इनकी जुड़त है